Hello viewers and my dear student, I hope you all are fine. I am अंतिमा यादव फ्रॉम RGCS। आज का हमारा वीडियो है एनीमिया। आज हम बात करेंगे इस सेशन में एनीमिया क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल RGCS.edu को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डिफिनीशन है एनीमिया की, इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच डिक्रीज इन RBC's काउंट और लो HB लेवल ऑकर्स। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। इसमें क्या होता है, एक ये मेडिकल कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, RBC एंड HB की जो क्वांटिटी होती है, लेवल होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी होती है वो हमारे ब्लड में कम हो जाती है। क्योंकि आपको पता होगा RBC का एंड HB काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को कैरी करना। जब इसकी ब्लड में मात्रा कम हो जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है, तो हमारे ब्लड को पर्याप्त मात्रा में ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसलिए पेशेंट किस में चला जाता है, एनीमिया में। ओके नेक्स्ट, जैसे कॉजेज क्या हो सकते हैं एनीमिया के, ड्यू टू ब्लड लॉस, मतलब ब्लड लॉस होने की वजह से भी पेशेंट एनीमिया में जा सकता है। जैसे कि GI इन्फेक्शन, हेमरॉयड, पेप्टिक अल्सर, मेंसेस फ्लो एंड ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है, जैसे कि GI ब्लीडिंग हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, जैसे कि एग्जांपल में पैंक्रियाटिस हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। इसमें क्या होता है, अगर पेप्टिक अल्सर हो गया, इसमें क्या होता है, क्रोनिक लंबे समय तक ब्लीडिंग होती रहती है। तो एक दिन ऐसा आता है कि ब्लड की कमी हो जाती है पेशेंट में, तो पेशेंट किस में चला जाता है, एनीमिया में। नेक्स्ट है हेमरॉयड, जिसको हम पाइल्स बोलते हैं। इस कंडीशन में भी पेशेंट एनीमिया में जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेप्टिक अल्सर। अगर क्रोनिक पेप्टिक अल्सर है, स्टमक में अल्सर है, तो पेशेंट भी कॉजेज हो सकता है एनीमिया में जाने का। नेक्स्ट क्या है, मेंसेस फ्लो, अगर बहुत ज़्यादा पीरियड फ्लो है, इस कंडीशन में भी पेशेंट एनीमिया में जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हो गई है, जैसे कि रोड एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, हैवी ब्लीडिंग हो गई, तब भी पेशेंट एनीमिया में जा सकता है। उस कंडीशन में क्या होगा, RBC एंड HB भी लॉस होगा और पेशेंट एनीमिया में जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ RBC, मतलब ऐसे कॉजेज जिसमें RBC का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि डाइट एंड हार्मोनल इम्बैलेंस एंड प्रेगनेंसी। डाइट में जैसे कि आप ऐसे डाइट ले रहे हो जिसमें कि RBC वगैरह मतलब नहीं मिल पा रहा है, जैसे नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, एक रीज़न ये हो गया। नेक्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे आपको किडनी का फंक्शन पता होगा, जैसे कि इसका होता है एरिथ्रोपोइसिस, RBC का फॉर्मेशन होता है। मान लो किसी पेशेंट में किडनी की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि RBC का जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता है और पेशेंट एनीमिया में जा सकता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी टाइम क्या होता है, जो लेडी होती है उसको मतलब कि ब्लड की ज़्यादा डिमांड होती है, आयरन वगैरह की। ठीक है, तो अगर सही से डाइट नहीं ले रहे हैं तो इस कंडीशन में भी पेशेंट मदर जो है एनीमिक हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉजेज है ड्यू टू इंक्रीज हीमोलिसिस, ऐसे कारण जिसमें ब्लड का हीमोलिसिस होने लगता है, RBC का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। जैसे कुछ कंडीशन इसकी हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, मेडिकेशन, ब्लड रिएक्शन। जैसे कि पहला है इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर, जैसे कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो क्या करती है, HB को हुई या RBC को एंटीजन मानने लगती है, उसके अगेंस्ट क्या करने लगती है, अटैक करने लगती है। तो इसमें क्या होता है, हीमोलिसिस होने लगता है। जैसे कि एग्जांपल में स्लेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, SLE, लूपस एरिथ्रोमाटोसस हो गया, डिजीज होती है, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसस। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फेक्शन, ऐसे कि कुछ इन्फेक्शन जैसे कि मलेरिया के कंडीशन में हो सकता है, जो मलेरिया का वायरस बैक्टीरिया होता है वो कॉज कर सकता है, RBC का डिस्ट्रक्शन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिकेशन, ऐसी मेडिकेशन जो आयरन को एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है, जैसे कि मेडिकेशन में एंटासिड्स हो गया। ये क्या होता है, ये अगर जो भी कोई पेशेंट लेता है एंटासिड्स, वो क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्लड रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ब्लड जैसे कि मिसमैच ब्लड हो गया, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप A है तो उसको मतलब कि मैच नहीं कर रहा ब्लड, इस कंडीशन में क्या होता है, हीमोलिसिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन, जैसे कि इसके जो कॉजेज हैं इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला है अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी, इसमें क्या होता है, RBC जो सेल्स हैं उसके क्या देखा जाता है, स्ट्रक्चर, साइज, शेप एंड कलर। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कॉजेज, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट
मॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे कि नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया, इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती हैं उसका जो सेल्स का साइज होता है वो नॉर्मल होता है, और नार्मोक्रोमिक मतलब नॉर्मल होता है, क्रोमिक मतलब कलर, एनीमिया इसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ब्लड की उसमें जो उसका सेल का साइज होता है नॉर्मल होता है और कलर भी नॉर्मल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। ओके, नेक्स्ट है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, माइक्रो मतलब होता है लार्ज, ठीक है, साइटिक मतलब कलर मतलब किस शेप हो गया, तो उस सेल का क्या होगा, जो साइज होगा वो लार्ज होगा और जो उसका कलर है वो कम रहेगा, डिक्रीज रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, साइज इसमें स्मॉल होता है, माइक्रो मतलब स्मॉल होना, और इसका जो कलर है वो डिक्रीज रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कॉजेज। ठीक है, जैसे कि कॉजेज हो गया हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक मतलब पता चल रहा है नाम से कि ब्लड लॉस होना है, हेमरेज। ठीक है, तो इसमें जैसे कि इसके अंडर में आते हैं एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया एंड क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया। एक्यूट में जैसे कि अचानक इंजरी हो गई, मतलब अचानक ब्लड लॉस होना सडनली। ठीक है, तो जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया या हैवी पीरियड्स हो गए, या मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया। क्रोनिक मतलब होता है ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे जब ब्लड लॉस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया। एग्जाम्पल में जैसे कि पेप्टिक अल्सर ले लो, पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, उसमें धीरे धीरे ब्लीडिंग होती रहती है। पैंक्रियाटिस हो गया, ठीक है, पैंक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाना। अपेंडिसाइटिस हो गया, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होना, तो उसमें एक कंडीशन क्या बोलेंगे, क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया, मतलब जब धीरे धीरे ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लीडिंग हो रही है तो। ठीक है, नेक्स्ट है हेमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, इसके अंडर में आते हैं सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसेमिक एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होती है, जो आरबीसी का सेल होता है वो एस शेप का हो जाता है। आगे हम स्लाइड में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और नेक्स्ट है थैलासेमिक एनीमिया। ये क्या होता है, ये कंजेनाइटल होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी एचबी होते हैं इसमें दो चैन पाई जाती हैं, अल्फा एंड बीटा चैन। इसमें क्या होता है, मान लो कोई पेशेंट है उसमें एक चैन एब्सेंट है, ये जो चैन होती है क्या करते हैं, जो एचबी होता है वहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको बाइंड करके रखती है। अगर किसी पेशेंट में, किसी इंसान में अगर ये चेन एब्सेंट है तो फिर क्या होगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगेगा और पेशेंट किस में चला जाएगा, थैलेसेमिक एनीमिया। ये क्या होती है, कंजेनाइटल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया। इसमें क्या होता है, इसमें आता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया आती है, एंड पर्नीशियस एनीमिया आती है, जिसको हम विटामिन B12 एनीमिया भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, पहले तो हम आपको टर्म बता देते हैं। आपने सुना होगा हाइपरप्लेजिया एंड हाइपोप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का होता है जिसमें हाइपर मतलब ज़्यादा हो गया, प्लेजिया मतलब सेल्स की ज़्यादा ग्रोथ होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरप्लेजिया। अगर सेल्स की ग्रोथ बहुत कम हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोप्लेजिया। अगर बिल्कुल भी नहीं हो रही तो उसको हम क्या बोलेंगे, अप्लेजिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अप्लास्टिक एनीमिया में जो हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ब्लड का बोन मैरो में होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो मतलब कि जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, तो पेशेंट किस में चला जाता है, अप्लास्टिक एनीमिया में। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होती है। ठीक है, जैसे इसमें है, इट इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन व्हिच विदाउट इनफ आयरन द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस HB व्हिच रिजल्ट इन डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और ऑफ आरबीसी। इसमें क्या होता है, ये पहले बात तो बहुत कॉमन टाइप्स ऑफ एनीमिया का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है, आयरन बहुत कम मात्रा में होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो HB होता है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, पेशेंट किस में चला जाता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट है जैसे इसके कॉजेज क्या है। ठीक है, इसके कॉजेज क्या है, जैसे हो गया ब्लड लॉस। ठीक है, जैसे कि ड्यू टू हैवी मेंस्ट्रुअल, अगर पीरियड फ्लो ज़्यादा है, मेंसेस फ्लो ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी और ब्लड लॉस होगा, फिर पेशेंट किस में जा सकता है, एनीमिया में जा सकता है। नेक्स्ट है ब्लीडिंग, जैसे कि क्रोनिक ब्लीडिंग हो रही है, बट क्रोनिक मतलब धीरे धीरे हो गया, जैसे कि पेप्टिक अल्सर हो गया, इसमें लगातार कंटिन्यू धीरे धीरे ब्लीडिंग हो रही है, तो पेशेंट एनीमिया में जा सकता है। नेक्स्ट है
लैक ऑफ आयरन इन डाइट, आप ऐसी डाइट ले रहे हो जिसमें आयरन की मात्रा बहुत कम मिल रही है तो क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है अगर आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हो तो। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू एब्जॉर्प्शन आयरन, मतलब जैसे कि सर्जरी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर सर्जरी हो गई है तो फिर क्या होगा, आयरन का ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा आयरन स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ड्यूडेनम एंड जुजिनम, इसमें क्या होता है आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की सर्जरी हो गई है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की भी कंडीशन में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम क्या होता है, आयरन की या ब्लड की डिमांड ज़्यादा हो जाती है क्योंकि बेबी भी रहता है और मदर भी रहती है, तो अगर अच्छे से डाइट नहीं ले रही है तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स, मतलब क्या हो सकते हैं, ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि वुमेन ड्यू टू ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि मेंस्ट्रुअल टाइम पे ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो इस कंडीशन में भी हो सकता है वुमेन को। नेक्स्ट क्या है, इन्फेंट्स जो बेबी होते हैं, ठीक है, जैसे स्पेशली फॉर लो बर्थ वेट और प्री मेच्योर बेबी, जैसे कि जो बेबी का मतलब कि वेट होना चाहिए एट बर्थ 2.5 ग्राम से ऊपर या इससे होना चाहिए, अगर वेट कम है तो इस कंडीशन में भी एनीमिया होने के चांस हो जाता है। और प्री मेच्योर बेबी, जैसे कि टाइम से पहले अगर डिलीवर हो गया है बेबी तो उस कंडीशन में भी बेबी को एनीमिया होने के चांस हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, वेजिटेरियन, मतलब जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मतलब वेजिटेरियन होते हैं, जैसे कि आयरन वगैरह जो मीट हो गया, फिशेस हो गया, इसमें ज़्यादा पाया जाता है। जो लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं उनमें भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट ब्लड डोनर, जैसे जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छी बात है और ठीक है, लेकिन जो बार बार ब्लड डोनेट करते हैं इसका एक पीरियड होता है 6 मंथ, अगर बार बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं और सही से डाइट नहीं ले रहे हैं तो इस कंडीशन में भी एनीमिया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके नेक्स्ट हो गया पैथोफिजियोलॉजी, इसके हम बात करेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, जैसे कि ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर्स, इसके मतलब जो भी कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, जैसे अभी आपको मैंने कॉजेज बताया, ब्लीडिंग हो गया, मतलब ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, आयरन रिक्वायरमेंट इंक्रीज इन कंपैरिजन टू इनटेक, काजेज की वजह से क्या होगा, काजेज की वजह से आयरन की जो रिक्वायरमेंट है ज़्यादा बढ़ जा रही है जितना आप इनटेक कर रहे हो। ठीक है, कंपेयर टू इनटेक आपको जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाएगी क्योंकि हमारे बॉडी में कमी है तो आयरन की ज़्यादा डिमांड हो जाएगी, लेकिन आप उतना इनटेक नहीं कर रहे हो। उसकी वजह से क्या होएगा, बॉडी कंपनसेट रिक्वायरमेंट बाय रिलीजिंग स्टोर्ड आयरन, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, वो कंपनसेट करेगी। ठीक है, जैसे आयरन की कमी हो गई तो हमारी बॉडी क्या करेगी, कंपनसेट उसकी पूर्ति करेगी। ठीक है, वो जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड आयरन रहता है वहाँ से रिलीज होने लगता है, जैसे हमारा लीवर है जो, ठीक है, वहाँ पे जो है आयरन रिस्टोर होता है, स्टोर होता है किसके फॉर्म में, फेरेटिन के फॉर्म में। ठीक है, फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर रहता है, जब हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो वहाँ से फेरेटिन रिलीज होने लगती है। ठीक है, ऐसे हमारी बॉडी कॉम्पनसेट करती है। नेक्स्ट हो गया डिफिशियंसी ऑकर, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जो फेरेटिन के फॉर्म में आयरन स्टोर है वो खत्म होता जाएगा तो बिकम्स आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, तो फिर पेशेंट किस में चला जाएगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ रिवाइज करके, ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर, जो भी कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, आयरन रिक्वायरमेंट इंक्रीज, जो हमारे बॉडी के आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी कंपेयर टू जितना हम इनटेक कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी बॉडी है कॉम्पनसेट करने लगेगी, कहाँ से, रिलीजिंग स्टोर्ड आयरन, जो हमारे लीवर में आयरन स्टोर्ड है फेरेटिन के फॉर्म में। ठीक है, तो डिफिशियंसी होकर एक टाइम ऐसा आएगा कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक दिन आयरन वहाँ से फेरेटिन रिलीज हो रहा है तो कब तक वो कॉम्पनसेट करेगी, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पेशेंट को हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड, इसके आगे हम बात कर लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। ठीक है, अगर इससे किसी को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया है तो इसके लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम फटीग, पेशेंट को क्या होगा, बहुत ज़्यादा थकावट फील होगी, क्यों, क्योंकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की आरबीसी एंड एचबी की मात्रा कम है। ठीक है, अगर हमारे बॉडी क्या होगा, आरबीसी ब्लड में नहीं है, एचबी नहीं है, क्योंकि मतलब कि ऑक्सीजन को कैरी करके रखती है, अगर इसकी कमी है तो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की कमी वजह से क्या होगा, पेशेंट को थकावट जैसा फील होएगा, वीकनेस फील होएगा, स्किन का कलर पीलापन हो जाएगा एंड फास्ट हार्ट बीट हो गया, मतलब टैकीकार्डिया हो जाएगा, क्योंकि
ऑक्सीजन को हार्ट को हमारे ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से टैकीकार्डिया हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्निया, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी सांस लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेडेक एंड डिजनेस, और सर दर्द भी करेगा। नेक्स्ट है पुअर एपेटाइट यूजुअली इन इन्फेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट क्या है, डायग्नोसिस। इसके हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, जैसे कि हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट का हम प्री एंड पास्ट प्रेजेंट जो है हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट आरबीसी शेप एंड साइज इसका देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हिमेटोक्रिट देखेंगे, ठीक है। हिमेटोक्रिट क्या होता है, जो आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको हम हिमेटोक्रिट बोलते हैं। नेक्स्ट एचबी लेवल देखेंगे, एचबी लेवल हमें कम मिलेगा नॉर्मल से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंडोस्कोपी करवाएंगे। इंडोस्कोपी क्या होता है, जैसे कि इसमें हम क्यों करवाएंगे, जैसे आपको कॉजेज में बताया है कि पैंक्रियाटिस, अपेंडिसाइटिस, पेप्टिक अल्सर, तो हम इंडोस्कोपी करवाएंगे। इसके माध्यम से हम देख पाएंगे कि हमें कहाँ मतलब प्रॉब्लम है, कौन सी दिक्कत है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखने के लिए हम इंडोस्कोपी करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है इसके मैनेजमेंट। इसके मैनेजमेंट क्या होते हैं, जैसे कि है आयरन सप्लीमेंट्स। इसमें क्या होता है, डॉक्टर में रिकमेंड आयरन रिच डाइट एंड टैबलेट टू पेशेंट। डॉक्टर क्या रिकमेंड करेगा, जिसमें आयरन ज़्यादा और जिस डाइट में ज़्यादा पाया जाता है वो डाइट प्रिस्क्राइब करेगा, रिकमेंड करेगा, एंड आयरन टैबलेट होती है उसको प्रिस्क्राइब करेगा, रिकमेंड करेगा, ठीक है, स्पेशली वुमेन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन में। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन, सम पॉइंट टू पॉइंट आउट, मतलब ऐसे पॉइंट है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि टेक आयरन टैबलेट ऑन इम्पटी स्टमक फॉर इजी एब्जॉर्प्शन। हम आयरन टैबलेट को खाली पेट लेंगे, इससे क्या होता है उसका एब्जॉर्प्शन आयरन का इजीली हो जाता है, बट इसके थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मतलब गैसेस बन सकती हैं, मतलब ठीक है, स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम इसको किसके साथ ले सकते हैं, मील्स के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। यू मे आल्सो टेक आयरन टैबलेट विद मील्स, ठीक है, इसको हम मील्स के साथ खाना खाने के बाद हम ले सकते हैं, नहीं तो खाली पेट प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डू नॉट टेक आयरन विद एंटासिड्स, मतलब जो आयरन है उसको हम एंटासिड्स मेडिसिन के साथ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, आयरन को एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। कैन आल्सो टेक आयरन टैबलेट विद विटामिन सी, आयरन टैबलेट को हम विटामिन सी के साथ हम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मैंने समझा दिया है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है। फोलेट और फोलिक एसिड इज अ टाइप ऑफ विटामिन बी, इट हेल्प टू मेक डीएनए, रिपेयर डीएनए एंड प्रोड्यूस आरबीसी। तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे, आपको नया वर्ड दिखने को मिल रहा होगा, फोलेट। आपने तो फोलिक एसिड के बारे में सुना होगा, इसकी टैबलेट के बारे में, बट आपने फोलेट के बारे में बहुत कम ही सुना होगा या सुना भी होगा। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, फोलेट क्या होता है, ये नेचुरल फॉर्म होता है, ठीक है, और जो फोलिक एसिड होता है ये सिंथेटिक फॉर्म होता है, ठीक है। इसका ये किस में हेल्प करता है, मेक टू डीएनए, रिपेयर डीएनए एंड प्रोड्यूस आरबीसी, ठीक है, ये डीएनए एंड रिपेयर डीएनए में काम करता है एंड आरबीसी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और एक इसका टाइप्स होता है विटामिन बी का, ठीक है। नेक्स्ट है सर्टेन फूड्स सच एज साइट्रस जूस एंड ग्रीन वेजिटेबल्स आर अ गुड सोर्स ऑफ फोलेट, मतलब कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जैसे साइट्रस फूड हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, इसमें क्या होता है, फोलेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है फोलेट डिफिशियंसी कॉजेज डिस्टर्बेंस इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी व्हिच रिजल्ट इन एनीमिया, मतलब अगर फोलेट की डिफिशियंसी हो गया है हमारे ब्लड में या हमारे बॉडी में, तो इससे क्या होगा, आरबीसी का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, तो इससे वजह से क्या होगा, पेशेंट एनीमिया में जा सकता है, एनीमिक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फोलेट एसिड इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, मतलब जो फोलिक एसिड होता है, फोलेट एसिड होता है, फोलिक एसिड होता है, वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं होता, क्योंकि जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, मतलब जब हमारे बॉडी में विटामिन कमी होती है तो वो कॉम्पनसेट करने लगती है, बट ये क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो ये क्या होता है, हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता, ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, स्टोर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है इसके कॉजेज क्या होते हैं, डाइट हो गया, डाइट लो इन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जिसमें ऐसी डाइट ले रहे हो जिसमें मतलब कि फोलिक एसिड की मात्रा बहुत कम पा जा रही है, ठीक है, ये भी रीजन हो सकता है। नेक्स्ट है
genetic some people have genetic mutation that blocks absorption of folate। ये आपको समझने की बात है, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से क्यों हो सकता है। जैसे कि जो फोलेट होता है वो नेचुरल फॉर्म होता है, जो फोलेट है वो हमारे सेल के अंदर डायरेक्ट इंटर नहीं करता है, ये डाइटेट्राफोलेट के फॉर्म में इंटर करता है। यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, डाइटेट्राफोलेट रिटेंटेज एंजाइम। अगर कोई पेशेंट है मतलब इंसान है, अगर उसमें ये एंजाइम एब्सेंट है तो जो फोलेट है वो डाइटेट्राफोलेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो फिर पेशेंट किस में चला जाएगा, फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया में। ये होता है जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट में ये एंजाइम एब्सेंट है तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है डिजीज, कुछ ऐसे डिजीज जैसे कैंसर हो गया, ये भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है मेडिकेशन, ऐसे मेडिकेशन जो आयरन फोलिक एसिड एब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिव एल्कोहल, जो लोग ज़्यादा एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक करते हैं, ये भी रीजन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे इसके क्लिनिकल फीचर कुछ हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आयरन की कमी हो गई है, आरबीसी की कमी हो गई, एचबी की कमी हो गई, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की कमी भी होगी हमारे ब्लड में, तो फटीग फील हो सकता है, ग्रे हेयर्स हो सकते हैं, वीकनेस, बहुत ज़्यादा थकावट फील होएगी, वीकनेस फील होएगा। नेक्स्ट डिस्निया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होएगी क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है वेट लॉस हो सकता है, स्पेशली बेबीज़ में। नेक्स्ट वेट लॉस हो सकता है। नेक्स्ट ग्रोथ प्रॉब्लम, जैसे कि बेबी हो गया, उसको अच्छे से ग्रोथ नहीं होएगी, स्पेशली बच्चों में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टंग स्वेलिंग। नेक्स्ट पेल स्किन एंड इरिटेबिलिटी, स्किन का कलर पीलापन होगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन फील होएगा। नेक्स्ट एनोरेक्सिया, मतलब भूख नहीं लगेगी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस के क्या होते हैं, कैसे हम डायग्नोस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्शन पूछेंगे, प्री एंड प्रेजेंट एंड फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे सीरम फोलेट लेवल टेस्ट। इसमें क्या मिलेगा आपको, इंक्रीज मिलेगा, क्योंकि वो जो फोलेट है हमारे बॉडी में तो है, बट वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है डाइटेट्राफोलेट में, तो हमारे ब्लड में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा टेस्ट करवाएंगे तो। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि डाइट, फोलेट रिक्वायरमेंट इन डाइट, डाइट बाय कंजप्शन ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब ऐसी डाइट जिसमें फोलेट का जिसमें ज़्यादा पाया जाता है वो हम डाइट कंज्यूम करेंगे। नेक्स्ट सप्लीमेंटेशन, फोलिक एसिड टैबलेट प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर टू एनीमिक पेशेंट, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज, एज फोलिक एसिड इज एसेंशियल फॉर बेबी डेवलपमेंट। मतलब फोलिक एसिड डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं स्पेशली वुमेंस में, क्योंकि उस टाइम प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि बेबी भी रहता है उसकी ग्रोथ के लिए एंड वुमेन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है, जो एंजाइम एब्सेंट है डाइटेट्राफोलेट रिटेंटेज एंजाइम, उसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होती है, ठीक है। तो अभी जैसे अभी आपको मैंने टर्म बताया था, हाइपरप्लेजिया, अप्लेजिया एंड हाइपोप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया क्या होता है, इसमें सेल्स जो है उसकी ओवर ग्रोथ होने लगती है। हाइपोप्लेजिया मतलब कम होने लगती है ग्रोथ, एंड अप्लेजिया मतलब बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं एप्लास्टिक एनीमिया से है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ अ रेयर एंड सीरियस कंडीशन इन विच द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ब्लड सेल्स। इसमें क्या होता है, ये पहली बात तो रेयर होती है और सीरियस कंडीशन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो जो ब्लड सेल्स है उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाती है, ठीक है। जैसे कि दिस रिजल्ट इन ऑकरेंस इन ऑफ सीरियस कॉम्प्लिकेशन, इसकी वजह से क्या हो सकता है कि बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इन्फेक्शन, अनकंट्रोल ब्लीडिंग एंड फटीग, ये सब प्रॉब्लम क्यों होएगी। जैसे कि हमारे ब्लड जो बोन मैरो होता है वहाँ पे क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, जैसे आरबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गई, वहाँ पे स्टेम सेल होता है, वहाँ पे इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, एप्लाइजिया हो जाता है। इसकी वजह से क्या होएगा, इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अगर डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो इन्फेक्शन होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट अनकंट्रोल ब्लीडिंग, अगर प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है फटीग, और पेशेंट आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो पेशेंट को थकावट जैसा फील होएगा, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
जैसे कि टाइप्स, अप्लास्टिक एनीमिया कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, इनहेरिटेड अप्लास्टिक एनीमिया एंड एक्वायर्ड अप्लास्टिक एनीमिया। इनहेरिटेड मतलब होता है जन्मजात, ये स्पेशली किसमें देखा जाता है? चिल्ड्रंस में, क्योंकि जन्मजात होता है तो बच्चों में जाहिर सी बात है देखने को मिलेगा। ये क्या है? एक्वायर्ड अप्लास्टिक एनीमिया। ये क्या होता है? एक्वायर्ड मतलब जन्म के बाद, ठीक है, ये इसमें मोस्टली एडल्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। जिसके कॉजेज क्या है अप्लास्टिक एनीमिया के? जैसे ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन होते हैं। ये इसमें क्या होता है कि खुद ऑटो इम्यूनिटी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है रेडिएशन कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट, मतलब जो लोग कैंसर का ट्रीटमेंट करवाते हैं उसमें कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या होता है कि सेल्स को किल करते हैं, कैंसर सेल को, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी नॉर्मल सेल जो है वो भी किल होने लगती है, तो अप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड, मतलब जो लोग टॉक्सिक केमिकल एक्सपोजर में आते हैं जैसे कि पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स, ये भी कॉजेज हो सकता है प्लास्टिक एनीमिया का। नेक्स्ट है यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वायरल इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस एंड बी एंड वायरस ETC। नेक्स्ट है आइडियोपैथिक अप्लास्टिक एनीमिया, मतलब कि आइडियोपैथिक अप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? इसमें ऐसे कॉजेज जिसको हमें पता ही नहीं हो, अननोन कॉजेज, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइडियोपैथिक अप्लास्टिक एनीमिया। इसमें हमें कॉजेज का पता ही नहीं चलता क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर के बारे में। इसके क्लिनिकल फीचर क्या होता है? तो इसके जो क्लिनिकल फीचर हैं, साइन एंड सिम्टम्स हैं, डिपेंड करता है कि कौन से फैक्टर्स, मतलब कौन से सेल की कमी हुई है। जैसे कि RBC की कमी हुई है तो क्या प्रॉब्लम होएगी? लो RBC में टायर्डनेस होएगी, डिस्निया होएगा, ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, RBC HB की नहीं एब्सेंट है तो, ठीक है। डिजनेस होएगा, सर दर्द करेगा, चक्कर आएगा, स्किन का कलर पीला हो जाएगा, हेडेक होएगा, ठीक है। चेस्ट पेन भी हो सकता है। चेस्ट पेन क्यों होगा? क्योंकि हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो इसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है। नेक्स्ट इरेगुलर हार्ट बीट भी हो सकती है जिसको हम एरिथमिया बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। वो तो बात होगी RBC की अगर कमी है तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है अगर WBC की कमी हो गई है तो फिर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? आपको पता होना चाहिए WBC काम क्या होता है, जैसे ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है, हमारे बॉडी को डिफेंस करता है जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर WBC की कमी हो गई तो फिर क्या होएगा? इन्फेक्शन होएगा, ठीक है, एंड फीवर भी आ सकता है इन्फेक्शन की कंडीशन में, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई है तो फिर क्या सिम्टम्स दिखेगा? इजी ब्लीडिंग। प्लेटलेट्स का काम आपको पता होगा क्या होता है? काम होता है कि क्लॉटिंग का काम होता है, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई है तो लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी, क्लॉट नहीं बनेगा, एंड एपिस्टेटिस नोज से भी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। इस मतलब इसके डायग्नोसिस कैसे करेंगे? पहले है हिस्ट्री कलेक्शन, हम पेशेंट से हिस्ट्री, प्री एंड प्रेजेंट फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जो टेस्ट करके करते हैं। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट में जैसे RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स हम देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है डिक्रीज मिलेगी। RBC एंड प्लेटलेट्स डिक्रीज मिलेगा एंड WBC इंक्रीज मिलेगा, क्योंकि इन्फेक्शन की कंडीशन में क्या होता है? WBC इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बोन मैरो बायोप्सी। हम क्या करते हैं? बोन मैरो की बायोप्सी करवाएंगे, ठीक है। वहाँ पे स्टेम सेल होते हैं, उसको हम रिमूव करते हैं और उसमें हम सेल्स का पता लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैनेजमेंट। हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। इसके मैनेजमेंट क्या होते हैं? पहला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करवा सकते हैं, क्योंकि ये तो क्योर नहीं है कि चलो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा दिए, हम जो है एनीमिया ठीक हो गया, बट इसको हम जो हमारे सिम्टम्स इतने सारे दिख रहे हैं इसको कम किया जा सकता है, और ठीक है। तो नेक्स्ट है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ये बेस्ट ऑप्शन होता है, सक्सेसफुल ऑप्शन है स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट करवाना। नेक्स्ट है इम्यूनोसुप्रेसेंट। ये क्या होता है? अगर कोई पेशेंट है सर्जरी नहीं करवा पा रहा है, ट्रांसप्लांट नहीं करवा पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम इम्यूनोसुप्रेसेंट हम दे सकते हैं अगर ऑटोइम्यून की कंडीशन है तो, ठीक है। नेक्स्ट है बोन मैरो स्टिमुलेट। ऐसे कुछ ड्रग्स आते हैं जो बोन मैरो को स्टिमुलेट कर सकता है ताकि न्यू सेल्स जनरेट हो सके, ठीक है। ये मैनेजमेंट की बात हो गई। आई होप आपको ये अप्लास्टिक एनीमिया समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल एनीमिया क्या होती है, ठीक है।
सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल डिजीज इज द जेनेटिक डिजीज ऑफ आरबीसी। मतलब जो सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल डिजीज है, ये जेनेटिक होती है, जन्मजात होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आरबीसी आर शेप्ड लाइक डिस्क व्हिच गिव्स देम फ्लेक्सिबिलिटी टू ट्रेवल थ्रू इवन स्मॉल ब्लड वेसल। नॉर्मली हमारा जो आरबीसी का शेप होता है डिस्क लाइक शेप होता है, ये क्या होता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स में इजीली पास हो जाती हैं और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो आरबीसी है वो इजीली ब्लड वेसल्स में पास हो जाती हैं। बट नेक्स्ट स्लाइड से, बट सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, इन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी का शेप है वो क्रिस्टेंट शेप होता है, मून शेप का होता है, अर्धचंद्राकार का हो जाता है। इसकी वजह से क्या होती है, जो आरबीसी है, एचबी है, वो एस शेप की हो जाती है। इसकी वजह से क्या होएगा कि जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे जाके क्या होती है, इकट्ठा हो जाती है, फंस जाती है, ठीक है। तो मतलब आगे क्या होता है कि इसमें इन सिकल सेल एनीमिया आरबीसीआर ऑफ द सिकल सेल शेप्ड मीन्स शेप्ड लाइक अ क्रिस्टल शेप की हो जाती है, मेक्स देम स्टिकी एंड रिज्ड एंड प्रोन टू गेट ट्रैप्ड इन द स्मॉल ब्लड। इसकी वजह से क्या होगा, क्रिस्टल शेप एस शेप की हो जाती है आरबीसी, तो ये क्या करेगी, ब्लड वेसल्स में जाके चिपक जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, दिस कंडीशन रिजल्ट इन इम्पायर सर्कुलेशन। इसकी वजह से क्या होगा, जो सर्कुलेशन हो रहा है आरबीसी का, ब्लड का, वहाँ पे नहीं हो पाएगा सही तरीके से। दिस काइंड ऑफ आरबीसी लाइफ स्पेन इज रिड्यूस्ड टू जस्ट 10 to 20 डेज। आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, नॉर्मली 80 to 120 डेज होता है। नॉर्मली उसे 120 डेज सबको ही पता रहता है, लेकिन आप अप्रॉक्स में बोलो तो 80 to 120 डेज होता है। बट सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है वो 10 to 20 हो जाता है, बार बार जल्दी जल्दी डिस्ट्रक्शन होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेस क्या है, ठीक है। इसके कॉजेस क्या है, इट इज अ इनहेरिटेड डिजीज, पीपल हु हैव डिजीज इनहेरिटेड 2 कॉपीज ऑफ सिकल सेल जीन 1 फ्रॉम ईच पेरेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया ये इनहेरिटेड डिजीज होती है, कंजेनाइटल होती है, जन्मजात होती है। इसमें क्या होता है, इनहेरिटेड होता है, जैसे इसमें जो सिकल सेल जीन होता है, अगर पेरेंट्स से 2 जीन्स हो गए, 2 मतलब कि इसमें है ना इनहेरिटेड 2 कॉपीज, अगर सिकल सेल जीन का 2 कॉपीज है इस पेरेंट से, फिर पेशेंट किस में चला जाएगा, सिकल सेल एनीमिया में। जो पेरेंट्स का जीन होता है अगर दोनों 2 कॉपीज हैं इस पेरेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है दिस सिकल सेल जीन मेक एबनॉर्मल एचबी। जो ये सिकल सेल जीन है इस पेरेंट्स से 2 कॉपी है, वो जो एचबी का शेप है वो एबनॉर्मल कर देंगे, ठीक है, एस शेप का कर देंगे। इसके नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि सिकल साइनम सिम्टम्स एंड साइनम सिम्टम्स के क्या हैं, जैसे कि होगा चेस्ट पेन होएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिस्निया होएगा, डिले ग्रोथ होएगी, ग्रोथ में प्रॉब्लम होएगी बहुत। नेक्स्ट है टैकीकार्डिया, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी, वहाँ पे एचबी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आरबीसी का एस शेप का हो गया है तो सर्कुलेशन भी नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से चेस्ट पेन भी हो सकता है। एंड पुअर आई साइट ब्लाइंडनेस, इसकी वजह से क्या, ये कैसे होगा, जो ब्लड सप्लाई है आँख में मतलब आएगी तो वहाँ पे क्या होएगा, ऑक्लूजन होएगा, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स है आई में वहाँ पे मतलब कि प्रॉब्लम होएगी, वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, क्लॉट जैसा बन जाएगा, तो इसकी वजह से क्या ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, आई में प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक एंड एक्सेसिव थ्रस्ट लगेगी एंड स्किन अल्सर भी हो सकता है। ये कि स्किन अल्सर क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ब्लड में आरबीसी का जो है वहाँ पे ऑक्लूजन हो गया, वहाँ फंस गया है, तो फिर क्या होएगा, एक पर्टिकुलर जगह पे इन्फेक्शन कॉज करेगा, इन्फेक्शन की वजह से स्किन अल्सर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आगे हम बात करेंगे सिकल सेल ट्रेट, ये क्या होता है, इफ पर्सन इनहेरिटेड 1 कॉपी ऑफ सिकल जीन वुड नॉट हैव सिकल सेल एनीमिया, इंस्टेड ही विल हैव सिकल सेल ट्रेट। इसमें क्या होता है, इनहेरिटेड होता है, इसमें जो है 2 कॉपी नहीं होती है पेरेंट्स से, इसमें 1 कॉपी सिकल सेल जीन होता है, जिसको हम सिकल सेल एनीमिया नहीं बोलते हैं, बट ये इसको हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल ट्रेट बोलते हैं। इसमें 1 कॉपी सिकल सेल जीन होती है, 2 नहीं होती है, ठीक है। पर्सन विद सिकल सेल ट्रेट हैव नो सिम्टम्स एंड लीड नॉर्मल लाइफ, बट पर्सन विद सिकल सेल ट्रेट कैन पास जीन्स टू दियर चिल्ड्रन। अगर कोई सिकल सेल ट्रेट है तो इसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखता है, नॉर्मल लाइफ जी सकता है और कोई सिम्टम्स नहीं अपीयर होते हैं, बट ये फॉरवर्ड हो जाते हैं उसके आगे चिल्ड्रंस में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या है, ड्यू टू ईटियोलॉजी फैक्टर्स, मतलब जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, इनहेरिटेड है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, इफ 1 जीन इनहेरिट इज सिकल सेल ट्रेट, अगर 1 जीन सिकल सेल ट्रेट है, ठीक है, तो उसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड।
इफ बोथ जीन हैव सिकल सेल जीन, अगर बोथ जीन सिकल सेल जीन है, ईच पेरेंट्स वन कॉपी है, उसकी वजह से क्या होएगा, पर्सन हैव सिकल्ड HB, जो HB है वो एस शेप की हो जाएगी, सिकल शेप की हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो HB है वो स्टिक होने लगेगी, चिपकने लगेगी RBC में। इसकी वजह से क्या होएगा, RBC इलास्टिसिटी लॉस एंड डू नॉट चेंज शेप्ड। इसकी वजह से क्या होगा, जो RBC का इलास्टिसिटी है वो लॉस होने लगेगी एंड वो अपना शेप चेंज नहीं कर पाएगी। इसकी वजह से क्या होएगा, RBC ऑक्लूड्स इन स्मॉल वेसल्स, RBC क्या होने लगेगी, स्मॉल ब्लड वेसल्स में चिपकने लगेगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ सिकल सेल सिकल्ड RBC, इसकी वजह से क्या होगा, RBC का डिस्ट्रक्शन होने लगेगा और पेशेंट सिकल सेल एनीमिया में चला जाएगा, मतलब सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। ओके, मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ पैथोफिजियोलॉजी। अगर पेशेंट का मतलब एक ही जीन कॉपी है, सिकल सेल ट्रैट है, तो उस पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं दिखेगा और वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा मतलब चिल्ड्रंस में। अगर बोथ जीन सिकल सेल जीन है तो फिर क्या होएगा, वो जो HB है वो RBC में चिपकने लगेगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो RBC का शेप मतलब कि इलास्टिसिटी वो लॉस हो जाएगी और अपना शेप चेंज नहीं कर पाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, स्मॉल ब्लड वेसल्स में RBC चिपकने लगेगी। इसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होने लगेगा RBC का और पेशेंट सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, ठीक है, पेशेंट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। पहले हम क्या लेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, प्रेजेंट पास्ट एंड फैमिली हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की। नेक्स्ट हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट HB इलेक्ट्रोफोरोसिस करेंगे। ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, HB सिकल सेल उसमें HB देखते हैं, ठीक है, एस शेप की है कि नहीं, उसमें हम अलग कर लेते हैं सिकल सेल जो HB होता है। नेक्स्ट CBC करवाएंगे, ठीक है, इसमें नेक्स्ट हम HB काउंट करवाएंगे, इसमें कम रहेगा। रेटिकुलोसाइड भी करवाते हैं, ठीक है, ये सारे डायग्नोसिस हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट क्या होते हैं, ठीक है। पहला है एनाल्जेसिक, टू ट्रीट पेनफुल एपिसोड। एनाल्जेसिक हम पेन में देते हैं, अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसमें हम दे सकते हैं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स हम देंगे, गिव प्रोफाइलेक्टिकली टू ट्रीट इन्फेक्शन लाइक पेनिसिलिन। अगर जो इन्फेक्शन होने वाला है उसको हम कम करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं इन्फेक्शन के पहले, ठीक है, जैसे कि लाइक पेनिसिलिन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवा सकते हैं, क्योंकि ब्लड की कमी हो गई तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन थेरेपी, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू टिश्यू। ऑक्सीजन थेरेपी करवा सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे ब्लड में, क्योंकि HB एंड RBC की मात्रा कम हो गई है तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इसलिए हम ऑक्सीजन थेरेपी हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट है लार्ज अमाउंट ऑफ ओरल एंड IV फ्लूइड, हम ओरल फ्लूइड हम दे सकते हैं एंड IV फ्लूइड भी हम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इज आल्सो परफॉर्म बट इट इज नॉट इफेक्टिव इन एवरी पेशेंट। मतलब हम बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं बट ये सभी पेशेंट में सक्सेसफुल नहीं होता है, इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए हम नहीं करवा सकते या करवा भी सकते हैं अगर इफेक्टिव है तो। आई होप आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल RGCSK.edu को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।